अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है और देखा जा रहा है फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पे, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम रहनुमा। सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पर। जनाब, मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं रहनुमा आपको। इसमें नॉर्मली मैं बुलाता हूं इंडस्ट्री से, एजुकेशन से एक्सपीरियंस लोगों को, और जो अपनी फील्ड के अंदर अपना नाम बहुत कमा चुके हैं या कमा रहे हैं, और उनसे लेते हैं रहनुमाई आपके लिए। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान की तरफ चलूँ, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपने कैसे हमारे प्रोग्राम में शामिल होना है। और इसका बहुत आसान तरीका है, आपने हमें कॉल करना है 0315000824 के ऊपर, या आप हमें SMS भी कर सकते हैं 8881 के ऊपर आप हमें SMS कर सकते हैं। और आप हमारी फेसबुक जो पेज है उस पर जाके आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उसके ऊपर जब आप कमेंट्स कर रहे हो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दीजिए। आज का जो प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है करियर इन प्रोक्योरमेंट। करियर इन प्रोक्योरमेंट से मुराद मेरी ये है कि सप्लाई चेन का एक बहुत ही अहम फंक्शन है। मैंने सोचा कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रुझान में देख रहा हूँ और इसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं उसको अपना एज अ करियर चुन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसे गेस्ट को मैं चुनूँ जो कि इस फील्ड के अंदर अपनी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो मेरे पास मेरे जहन में मेरे बहुत अच्छे दोस्त अकबर मंजूर साहब जो हैं उनको मैंने चुना, और उनका करियर जो है वो समझ लें कि 1998 से इस फील्ड के अंदर हैं अपने, और तकरीबन कोई 25 साल का तजुर्बा हो गया इनको। और मेरे साथ जो हैं तकरीबन कोई मुझे लगता है कि मैं 20-22 साल से मेरे साथ हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही इनको अगर मैं देखूं कि सॉफ्ट स्पोकन मुझे बहुत अच्छे लगता है इसका बात जब करता है ये मेरा दोस्त। और मैंने सोचा कि इनको बुलाया जाए और अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई ऐसी अच्छी चीज़ इनसे लेते हैं जो कि आपको आपके करियर के अंदर आपको हेल्प करे। इस वक्त जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं प्रोक्योरमेंट के फैसल बैंक के अंदर। और इससे पहले जो है इनका जो सफ़र है वो मैं आपको ये बताऊं कि स्टूडेंट काउंसलिंग से इन्होंने स्टार्ट किया था, बिज़नेस स्कूल्स के अंदर ये रहे हैं। और इसके अलावा जो है उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इन्होंने फिर इंडस्ट्री की तरफ आए, बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ आए। बार्कलेज उन्होंने ज्वाइन किया मेरे सामने, फिर उसके बाद फिर ये हबीब बैंक में रहे, फिर कुछ अर्से मीज़ान बैंक में भी इन्होंने काम किया है, फिर तामीर माइक्रो फाइनेंस के अंदर फिर रहे ये। उसके बाद अभी जो है मैंने आपको बताया कि फैसल बैंक के साथ हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे अकबर जो हैं ये इसको खुद ही थोड़ा सा ज़रा बताएं कि इस जर्नी क्या है। अकबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम हफीज़ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, थैंक यू आपका, क्योंकि आपने टाइम निकाला। और हमारे जो ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए ऐसा टाइम निकालना बहुत मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है कि कोई हमारे लिए टाइम निकाले और यहाँ पे आए और हमारे लिए साथ कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे। बहुत शुक्रिया अकबर आपका। थोड़ा सा ज़रा आप, अगर मैंने कुछ कभी कर दी है आपकी, क्योंकि माशाल्लाह से यू हैव सच एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल थोरो जेंटलमैन, थोड़ा सा आप मुझे बताइए क्या आपका ये सफ़र कहाँ से, मैंने करियर काउंसलिंग से स्टार्ट किया और अब या माशाल्लाह से यू आर हेडिंग अ प्रोक्योरमेंट एट फैसल बैंक, क्या कैसा रहा है, थोड़ा सा बताइए प्लीज़ हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हफीज़ भाई। आपके सामीन को और आपके नाजरीन को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
जैसा कि आपने कहा, हम लोग तकरीबन 22 साल 23 साल से दोस्त हैं, जी जी 2001 से। ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में हम साथ काम करते रहे। मेरा सफ़र जो शुरू हुआ वो हुआ 1998 में एज ए स्टूडेंट काउंसलर, कैरियर काउंसलर, स्टूडेंट कंसल्टेंट। दैन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस में मैंने जो है एज ए स्टूडेंट अफेयर्स मार्केटिंग भी की, और एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, साथ साथ अपनी एजुकेशन को मैं कंप्लीट करता रहा। उसमें भी प्रोग्रेस रही अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया। तो जब जो काम किया उसी की तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। जब मार्केटिंग कर रहे होते थे, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग को प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तो MBA मार्केटिंग किया। देन जब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस रही, अपनी कैरियर में हाइट्स को अचीव किया, अपने कैरियर को बेहतर तौर पे प्रोग्रेस कर पाए, तो मैं बैंकिंग का सफ़र शुरू किया 2007 में मीज़ान से। मैंने रिटेल बैंकिंग को ज्वाइन किया, बट इमीडिएटली आफ्टर 6 मंथ आई ज्वाइन बार्कलेज। बार्कलेज उस वक्त न्यूली लॉन्च था। आई वाज द फाउंडिंग मेंबर। मैंने उनको बहुत इनिशियल लेवल पे ज्वाइन किया। तो वहाँ से फिर एक नया सफ़र शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। और आई फील माई सेल्फ लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो एक्सपोजर्स मिले और मुझे वो चांसेस मिले जो नॉर्मली शायद लोगों को इतने आराम से नहीं मिलते इन देयर प्रोफेशनल जर्नीज। तो आई केम टू नो अबाउट सोर्सिंग थ्रू माय ऑर्गेनाइजेशन। एक ट्रेनिंग हुई, हमें सोर्सिंग के बारे में पता चला। तो फिर जो है सोर्सिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, और सोर्सिंग को प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस की, एक्सपोजर हासिल किया, साथ साथ सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज भी की अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहते हैं ना कि मैं एक्सीडेंटली प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन में नहीं आया। मैंने इसको बाकायदा स्टडी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो मैं उसमें अपने लैडर को प्रोग्रेस करता गया। और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स, मुख्तलिफ मेरी ऑर्गेनाइजेशंस का थैंक यू जिन्होंने मुझे जो है उन ट्रेनिंग्स के अंदर जो है वो पुश किया, मुझे उन प्रोसेस से गुजारा। सो आई बिकम द प्रोक्योरमेंट इन सप्लाई चेन। आपकी एक मैं देख रहा था प्रोफाइल के अंदर, तो एक चीज़ मैं देख रहा था कि लम्स से भी आपकी कोई आपने कोई ट्रेनिंग जी, लीडरशिप का एक प्रोग्राम था। थोड़ा सा बताइए। लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप का एक कोर्स मेरी अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैंने वो ट्रेनिंग कोर्स लम्स का जो होता है वो मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। लीडरशिप प्रोग्राम, जब आप कैरियर में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद को भी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की। एक तो आपको अप टू डेट रखना होता है अपने आप को विद दी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड ऑल दैट, ताकि आप पीछे ना रह जाएं। प्लस ये कि आप नए ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को भी कवर कर रहे होते हैं। तो और आपकी ख़ुद को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब आप जब रोल में इन्हांस होते हैं तो आपको काम करना नहीं, कराना होता है। तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है, उसमें अपने टीम को भी आपने मैनेज करना होता है, उसके अंदर आपने अपने आप को भी मैनेज करना होता है। डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। आप तो खुद माशाल्लाह आई मीन मोर देन 2 डेकेड्स आपका भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप तो समझते हैं कि पहले हम खुद करते थे, फिर जब कराने के वाला टाइम आया, सुपरविजन का टाइम आया, टीम लीडरशिप वाला टाइम आया, टीम लीड का टाइम आया, तो आपको खुद को भी ज़रूरत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाउ टू डील विद योर टीम, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेनिंग्स तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, आपके साथ चलता रहना चाहिए सिलसिला, लर्निंग का रुकना नहीं चाहिए। सही है, सही है। चलें यार, ये कॉल बहुत आ रही है, मैं देख आपकी इजाज़त से कॉल अगर हम ले लें ज़रा, ठीक है। मुख्तसर लाइन ड्रॉप हो गई है, चलें ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या ये जो है अगर इस तरह से लें कि इफ़ेक्टिव प्रोक्योरमेंट कितनी ज़रूरी होती है किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस के अंदर? देखिए, प्रोक्योरमेंट जो है ना बड़ा क्रिटिकल रोल है। सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग किसी भी इदारे के लिए। और अब आफ्टर पोस्ट कोविड जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुई है, रियलाइज़ भी किया है कंपनीज़ ने। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन अब जो है वो इट्स केम इनटू द बिजनेस राइट नाउ। वरना नॉर्मली एक ट्रेंड होता था, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते थे जो प्रोक्योरमेंट को लुक आफ्टर कर लेते थे, और वो with the passage of time जो है वो gradually improve कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड हो गई चीज़ें। Now that this thing is becoming स्पेशलाइज्ड। मैं ये देख रहा हूँ, आपने भी बात ये की कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे तो वो इस चीज़ को भी टैकल कर लेते थे। नाउ यू आप कहने की नाउ दिस, जब भी मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है रुझान बढ़ रहा है, मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए
कि ये ताकि आपकी बात को मैं काटूंगा, जी, सॉरी। प्लीज, प्लीज। सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन इवॉल्व हुई है स्ट्रेटेजिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद, ठीक है। पोस्ट कोविड आपको ये चीज़ रियलाइज हुई दुनिया में, आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि अगर सब कुछ बंद हो जाए तो कैसे काम करना होगा, ठीक है। वेयरएज जैसे मैंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट होता था, और अगर आप एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम कर रहे हो तो आपको ये प्रैक्टिस पहले से होती थी कि जी आपने रिमोटली कैसे काम करना है, आपने वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है। बिल्कुल सही। तो वर्क फ्रॉम होम और रिमोटली काम करना जो लोगों ने, जो मेजॉरिटी ने, आई थिंक सब ने तो नहीं, जो मेजॉरिटी ने आपको एक्सपीरियंस किया कोविड या प्री पोस्ट कोविड, वो हम यूज टू थे। वी गॉट लकी अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन मैं वही कहूँगा कि जी 2007-8 से आप यूज टू थे ये अपने बॉसेस को, लाइन मैनेजर्स को रिपोर्ट करना, रीजन्स में रीजनल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना। फिर जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई तो ग्लोबली जो है ना वो दुनिया सुकड़ गई। जब सुकड़ गई तो आपके पास मोर ऑप्शंस आए, सप्लायर्स के मोर ऑप्शंस आए। आप जो लोकल सिर्फ मार्केट को एक्सप्लोर करते थे तो आपने इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जहाँ वो एडवांटेजेस लेके आए वो वहाँ डिसएडवांटेजेस भी आए, चैलेंजेस भी आए। आपको फिर उन सप्लायर्स को, उन वेंडर्स को कंट्रोल करना, उसमें रिस्क का फैक्टर भी आया, रिस्क मिटिगेशन भी आई। सो नाउ इट्स कंप्लीट बिकम, साइंस तो थी बट अब दुनिया ने रियलाइज किया, और रियलाइज करने के बाद ये हुआ कि आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो फिर जो है ना एक बूम आया सप्लाई चेन में ग्रेजुएशन करने का, मास्टर्स करने का। आप तो इस टाइम से गुजरे हैं, यूनिवर्सिटी टाइम्स में आपने देखा है कि 2000s में एक टाइम था कि लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते थे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, ठीक है। और आप और हम पुश कर रहे होते थे कि बीबीए में एडमिशन हो जाए, मगर लोग कोशिश करते थे कि नहीं हमें तो बीएस चाहिए, और 2 years का बीएस होता था। फिर चीज़ें इवॉल्व हुई, चीज़ें इम्प्रूव हुई, 4 year के बीएस प्रोग्राम आने लगे। फिर उसके साथ साथ आपने देखा फिर एमबीए और बीबीए का एक टाइम आया। एमबीए बीबीए के अंदर फिर स्पेशलाइजेशन आने लगी। पहले तो एक जर्नल होती थी, फिर फाइनेंस, एमआईएस को मर्ज करके हमने आपने इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट किए, प्रोग्राम्स लॉन्च किए। ठीक है। आप लोग एकेडमिक टाइज पे बनाते थे, हम मार्केटिंग करते थे उसकी, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट अवेयर्स, पेरेंट्स को उसके बारे में एजुकेट करना। एचईसी के से जाके आप लोगों ने प्रोग्राम अप्रूव कराए, हमने उसको मार्केट किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक टाइम आया कि लोग प्रोक्योरमेंट की, मतलब बीबीए एमबीए की तरफ, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आने शुरू हो गए, और उसमें डिफरेंट फील्ड्स आनी शुरू हो गए। और फिर सप्लाई चेन का एक बूम आया एक तरह से। जब आप इतने टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया और दुनिया से बढ़ के ग्लोबली एक आ गई, तो अब आप कहीं भी बैठे हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करते हैं कि मैं डायरेक्ट जो मेन सप्लायर्स हैं, जो OEM हैं, जो ओरिजिनल या मैन्युफैक्चरर हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे डायरेक्ट जाके डील करें। मीडिएटर्स को, जो मिडल मैन है उसको कम करें। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करें, टाइमलाइंस कम करें, अपने टारगेट्स को मीट करें, और यू बिकम अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप टाइम भी सेव करें, जिसमें आप जो है वो पैसे भी सेव करें, और अच्छी जेन्युइन प्रोडक्ट विद आफ्टर सेल। जो मेन चीज़ जो होती है वो तो ये थी कि आफ्टर वैल्यू एडिशन क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन में आफ्टर सेल सर्विस भी आती है, उसकी SLAs, AMCs, वो सारी चीज़ें जिसमें आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट कह रहे थे, उसको एनुअल मेंटेनेंस एग्रीमेंट कह रहे थे। तो व्हाट एक्चुअली यू ब्रिंग टू योर कंपनी, कि आप किस तरह से कितनी अच्छी डील क्रैक करते हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक। तो ये आपकी इफेक्टिवनेस उसी से पता चलती है कि जी आप एक स्किल्ड, ट्रेन्ड प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल है। आप एक्सीडेंटली, अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आप एक्सीडेंटली नहीं आए, या विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लान के साथ आए, पढ़ के आए, सीख के आए, और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भी आपकी जो है वो आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा कि भाई आप आ गए तो बस, जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से होते होते आप अंदर आ गए, चलो यार आप अपनी इफेक्टिवनेस को प्रूव करेंगे, यू बिकम ए इफेक्टिव टूल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, उस स्ट्रेटजी का पार्ट होंगे। देखिए प्रोक्योरमेंट वाले जो होते हैं ना वो आइसोलेशन में नहीं होते। सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट जो है ना, इसकी नज़र होती है पूरी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऊपर। आपके गोल्स क्या हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। वो एक सवाल हम नहीं पूछते थे, या हमसे जब हम MBA कर रहे थे अर्ली 2000 में, तो आपको याद होगा कि मास्टर्स के टाइम पे हमसे पूछा जाता था वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। ठीक है। तो मार्केटिंग में हम नॉर्मली क्या कहते थे, आई वांट टू बी हेड ऑफ मार्केटिंग या CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
तो आप स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देख रही है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, और आपको उस प्रोसेस का पार्ट होना ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए कि आपका रोल क्या है। जब तक उस स्ट्रेटजी को आप खुद भी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप इफेक्टिवली उसके अंदर अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, और जो ओवरऑल जो बिग होराइजन ऑफ द कंपनी या स्ट्रेटजी गोल है आपका, उसको आप अचीव नहीं कर सकेंगे, प्लस आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर नहीं दे सकेंगे। नॉर्मली एक परसेप्शन हमारे बारे में ये है कि हम खर्च करने वाले लोग हैं, हम एक्सपेंस जनरेट कर रहे होते हैं, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है? हम वो सेल्स वाले तो है नहीं ना जो प्रॉफिट जनरेट करके लाएं या सेल्स करें, तो हम खर्चे वाले लोग हैं। तो हम उस खर्चे को कम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोगों का ये परसेप्शन हो गया यार ये खर्चा करने वाला है, तो उसको मैं इफेक्टिवली प्रूव कर सकता हूँ ना कि मैं पिछले रेट से लेट से 5% कम पे डील क्रैक कर ली, लास्ट ईयर से रेट मैंने कम करा दिया। अकबर एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम। बच्चे में आपसे क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। बात कर रहे हैं। जी बोलिए। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हफीजुर रहमान है। तो बहुत अच्छा हो रहा है आपका शो, अच्छा हो रहा है, शुक्रिया। आपके मेहमान, अच्छा आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप मेरे कुछ मेहमान से कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं। अच्छा ओके राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सुनते रहिएगा। राइट, थैंक यू। अच्छा अकबर ये मुझे बताइए कि थोड़ा सा हम बात कर लें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, अगर हम बात कर लें आपकी फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब इम्पैक्ट आया है अभी तक? आप थोड़ा सा बताएं टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो देखिए सब जगह आया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, आपकी जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, आपके डिफरेंट टूल्स हैं, आपकी फोरकास्टिंग, प्लानिंग, प्रेडिक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के अंदर आप जो है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है। आप अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स, अपनी रीऑर्डरिंग, अपनी सेफ्टी स्टॉक्स, मिनिमम थ्रेशहोल्ड्स और उसके बाद रिपीट ऑर्डर, इन सारी चीज़ों को अब आपने टेक्नोलॉजिकली उन प्रोसेसेस को जो है वो एक तरह से आपने ऑटोमेट कर दिया उन सारी चीज़ों को जो नॉर्मल जनरल प्रोसेस होते हैं, ताकि आपकी एक तो जो है ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो उन चीज़ों पे जो BAU वर्क है, जिसमें बिजनेस एज यूजुअल हम बात कर रहे होते हैं, आप स्ट्रेटजिकली ज़्यादा काम करें। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हर चीज़ में आ गई है। आपके पास टूल्स आ गए हैं जिसमें AI के थ्रू आप अपने प्रीवियस डेटा को जो है ना इवैल्यूएट करते हैं और आगे की फोरकास्ट जनरेट करते हैं। अब जैसे समर्स आ गया तो दिसंबर या जनवरी में कोई भी कॉल्स आ रही हैं, जरा कॉल ले लेते हैं प्लीज सर, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। आपका नहीं है खादिम मोहम्मद खान आजिर? जी और आप शो में खुशामदीद, सर बखैर रख ले, खुशहाल हो, बखैर रख ले। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है हमारे गेस्ट के लिए आज? जी मैं इनकी इंस्पेक्शन सुन रहा हूँ, किस तरीके से ये गाइड कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कोई युग जैसा अनपढ़ शख्स जो रिक्शा ड्राइवर है, अगर इनके साथ 6 महीने गुजारेगा ना तो वो भी बेहतरीन बिजनेस करने के काबिल बन जाएगा। जी बिल्कुल। और हमें आप जैसे लोगों को जरूरत है हमारी बेहतरीन और अच्छी लर्निंग कर सके, ताकि हम लोग अपने कारोबार के लिए कदम उठा सकें। मैं आपकी सुन रहा हूँ, ये सोच कि शायद आप हमारे लिए कोई ऐसी बात करें जिससे हम अनपढ़ लोग भी फायदा उठा सके। जी अल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अकबर, हमने जो है वो आपने टेक्नोलॉजी की बात की है आपने, और टेक्नोलॉजी के अंदर आपने AI की बात कर दी है आपने चैटबॉट की बात की है आपने। इसके अलावा जो है आप कौन से ऐसे पर्टिकुलर टूल्स हैं जो कि आप अभी इस वक्त अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट टूल्स हैं। देखिए अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। आप लेट्स से अगर मेरा ताल्लुक बैंकिंग से है तो मे बी शायद मेरे बैंक में या मुझे उस टूल की इतनी ज़रूरत ना हो जितनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ज़्यादा यूनिट है।
ठीक है। टूल्स की अगर हम बात करें, ऑरिकल है, सैप है, ठीक। सैप के मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, सैप अरूबा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, आपके पास भी डिफरेंट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। आपके पास डैशबोर्ड्स होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा, रीऑर्डरिंग के अलर्ट्स आ रहे होते हैं आपके पास। पावर बीआई के बारे में क्या आपकी वो है? पावर बीआई हो या डेटा एनालिटिक्स? देखें, पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स, ये आपको जो है ना आपकी इसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और बाकी चीज़ों में हेल्प आउट करता है जब आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, जब आप आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करते हुए वो आपको ये बात बता रहे होते हैं कि आपने कितना ऑर्डर करना है। ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, वो इन्वेंट्री आपके पास जो है स्टोर में मौजूद है, आपका कैश फ्लो भी इंगेज है उसके अंदर, आपकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी बढ़ रही है, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी की कॉस्ट भी बढ़ रही है, और सीजन अभी है नहीं फॉर एग्जाम्पल। तो समर से पहले आप समर की प्लानिंग करें, मगर विंटर की प्लानिंग समर में नहीं करें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो समर में विंटर की प्लानिंग करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बीआई हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, या एआई टूल्स हो गए, ये आपको इसी तरह से इसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपनी रिपोर्टिंग जनरेट कर रहे होते हैं, अपनी बीएयू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपको नज़र रखने के लिए आसान हो जाता है कि अच्छा ये इन्वेंट्री लेवल डाउन है, तो आप फॉरेन स्टोर मैनेजर से पूछते हैं कि यार ये डाउन क्यों है, सेफ्टी स्टॉक से नीचे चला गया, तुमने रिप्लेनिशमेंट क्यों नहीं किया। ऑटोमेशन में आप अपनी सिस्टम्स को इस तरह से बिल्ड कर देते हैं कि एक मिनिमम सेफ्टी स्टॉक या थ्रेशोल्ड आपने रखा हुआ है, जैसे ही वो उसको हिट करता है, वेदर यू आर इन द ऑफिस और नॉट, वो ऑटोमेटिकली वो जो है ईमेल जनरेट हो जाए और ऑर्डर प्लेस हो जाए टू योर अप्रूव वेंडर, जिसके साथ रेट्स और आपकी टर्म एंड कंडीशंस अप्रूव है। और अगर वो अप्रूव नहीं है तो वो फिर उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की तरफ चला जाए। ताकि आप मतलब अगर कोई एनुअल लीव पे फॉर एग्जांपल आप छुट्टी पे हैं, हाफिज भाई नहीं है मौजूद, तो ये तो नहीं है कि काम रुक जाएगा सारा, ठीक है, इदारा बंद हो जाएगा। तो अब 2 दिन के बाद हाफिज भाई आए तो पता लगा जी तुम फट गया। फॉर एग्जांपल जी टोनर खत्म हो गया, पेपर खत्म हो गया, काम नहीं हो सकता, अपनी आज दुकान बंद है, आज दुकान बंद है, हाफिज भाई को पता ऐसा नहीं है, जबरदस्त। तो हमारे केस में बैंक बंद कर दो जी, आज मौजूद नहीं, अकबर साहब मौजूद नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो ऑटोमेटेड चीजें आपको ना, ये सिस्टम आपको ये चीजें ये लग्जरी देते हैं। अच्छा, फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं, फिर आप डिफरेंट नेटवर्क्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सेमिनार वेमिनार्स को अटेंड करते हैं। अच्छा, एक बात, अभी हम बैठे हुए थे गपशप लगा रहे थे, उसमें आपने कहा था कि आपने इतना यानी कि उसको कर दिया, ऑटोमेट कर दिया है कि जो आपका जो वो है एम्प्लॉय है, वो खुद अगर कोई एक मामूली सी कोई चीज़ कोई रिक्वेजिशन देना चाहता है कोई अपनी चीज़ की, तो वो अपने एंड से दे सकता है और उसको इशू भी, ऐसी कोई चीज़ भी बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, मैंने जैसे कहा ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन में हर चीज़ आ जाती है, हर प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं हम, पेपर भी सेव कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, ग्रीन सोर्सेज, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ चले जाएं, ताकि और दूसरा ये कि ह्यूमन लेस एनवायरनमेंट हो, सीमलेस आपकी प्रोसेसेस हो। अगर आप अपने ऑफिस में यहाँ बैठे हैं और आपको फील होता है, और आपका जो स्टोर है या जो आपका प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो कहीं इस्लामाबाद में या ग्लोबली अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मे भी सिंगापुर में कहीं बैठा है, सही है, और उसका टाइम जोन अलग है, आपका टाइम जोन अलग है, तो मतलब आप क्या वो वेट करेंगे कि जी उसकी सुबह हो 5 बजे तो मैं सुबह 5 बजे उठ के उसको ईमेल करूँ या कॉल करूँ या उसको बताऊँ? नहीं, आप अपने सिस्टम्स को इस तरह से बिल्ड करते हैं कि आपने यहाँ से रिक्वेजिशन ड्रॉप डाउन की, उसमें चीज़ें सेलेक्ट की और आपने ऑर्डर कर दिए। प्रोसेसेस वो जब अपने टाइम जोन के हिसाब से उसको एक्सेस करेगा, उसको वहाँ वो चीज़ इन्फॉर्म हो जाएगी, स्टोर में वो रिक्वेजिशन चली आएगी, एक पूरा प्रोसेस होता है। देखें, आपने रिक्वेजिशन दी, आपके लाइन मैनेजर ने उसको अप्रूव किया या उसको चैलेंज करके वापस किया कि नहीं हफीज़, आप जो मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मांग रहे हो, या मेरे बजट में ये चीज़ इतनी नहीं है मौजूद, आप हमने इसका बजट कम रखा था, ठीक है, ट्रेनिंग्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जो है उसको देखते हो, उसको अप्रूव करते हैं। जब वो अप्रूव होती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जो स्टोर इंचार्ज है या जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है या जो एडमिन का बंदा है, वो उसको देखता है कि क्या मेरे पास इन्वेंट्री में ये चीज़ इस क्वांटिटी में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो क्या मैं सारी इनको दे सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास तो और भी रिक्वेजिशंस आ रही होती हैं, तो एक वक्त में, तो वो सारी चीजें ऑटोमेट, यही ऑटोमेशन है सारी, यही प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, और यही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि आपने अपने हिसाब से ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर प्रोसेस हुआ और वो डिलीवरी हो गई।
राइट, ठीक है। अब जैसे आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मैंने एक जो है ऑनलाइन चैनल पे जाके कहीं जो है वो अपना एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ आ रहा है 48 आवर्स में डिलीवरी हो जाएगी। अब मैं जैसे आपको बताऊं, डेल ये क्लेम करता है यूएस में कि जी हम 48 आवर्स में यूएस में कहीं भी आप ऑर्डर करेंगे विद इन 48 आवर्स हम आपको आपका सिस्टम डिलीवर कर देंगे, ऐसा ही, ठीक है। पिज्जा का है 30 मिनट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल तो सही, अब कस्टमर के पास जो है ना वो उसका लेवल बहुत वो हो गया, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है उसके पास, वो ब्रांड लॉयल्टी वाली रही नहीं, तो लोग बहुत जल्दी, हाँ चॉइसेस बहुत ज्यादा हो, तो लोग बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं। तो सर्विस इस वक्त कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच सारी ही बिजनेसेस में चल रही है। अगर आप सर्विस नहीं देते तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा। मैंने एक शर्ट ऑर्डर की, अगर वो राइडर मुझे कॉल करके कह रहा है सर जी वो आज नहीं कल दूंगा, एंड कमिटमेंट थी कंपनी की कि जी मैंने आपको 24 आवर्स में डिलीवरी देनी है, तो मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा ना यार कि यार किसी एक बंदे की वजह से। तो हाँ, ऑटोमेशन ने इस ह्यूमन एरर को, इस चीजों को खत्म कर दिया है ताकि आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस चॉइसेस वो ना हो। अब रिक्वेजिशंस आ रही हैं तो मैं हफीज भाई से मेरी जो है ना वो बनती नहीं है, तो मैं हफीज भाई की रिक्वेजिशन साइड पे कर दूँ। एक साहब ने मुझे रिक्वेजिशन भी नहीं भेजी, मैं उन्हें डिलीवरी दे दूं पहले। सही, बिल्कुल सही। तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, आपकी क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजें, रिस्क, ये सब उसके अंदर जो है ना वो अकाउंट फॉर हो रही हैं चीजें। तो ये टेक्नोलॉजी आपको हर तरह का कंट्रोल देती है, मैनेजमेंट को ये कंट्रोल देती है कि वो ओवरसी कर सके चीजों को, देख सके। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अकबर, अभी आपने कुछ पेपरलेस एनवायरनमेंट की बात की थी, अगर हम उसको रिलेट करना चाहें SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से अगर हम बात करना चाहें, तो आपके बैंक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है एज अ प्रोक्योरमेंट हेड के? यार आपने अपने वेंडर्स को कैसे जज करना है, कैसे उनसे जो है ऐसी चीज़ लेनी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, और आप क्या ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट को या आपकी जो सस्टेनेबिलिटी जो है वो आप उसको गेन कर सकें? जी प्लीज। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है ना वो आपकी वेंडर सिलेक्शन का आता है। ओके, आप वेंडर ड्यू डिलिजेंस सब करते हैं, तो आप इस बात को इंश्योर करते हैं और वेंडर ड्यू डिलिजेंस के अंदर इस प्रोसेस को इंश्योर करते हैं कि मैं जिनसे सोर्सिंग करने जा रहा हूँ और वो आगे जिनसे रॉ मटेरियल एंड सोर्सिंग कर रहे हैं, आर दे सोशली गवर्नेंस एंड एथिकली कंप्लायंस, क्या वो जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप मेक श्योर करते हैं पूरी सप्लाई चेन को कि जी मैं अपने बैंक के लिए अगर काम कर रहा हूँ और मैं एक लेट से कोरियर कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, या मैं किसी मैन्युफैक्चरर के जनरल मैन्युफैक्चरर है या फर्नीचर सप्लायर है, तो मैं उनको उनकी ड्यू डिलिजेंस का ये मैंने पार्ट बना दिया है या बना दूं कि जी क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है नहीं है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, क्या वो उस 2030 वाले गोल के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एज ए नेशन हम उस तरफ जा रहे नहीं जा रहे। आप मैं एक कोर्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पहले ये देखा कि डेनमार्क और इस तरह की जो इन्वायरमेंट है या कंट्रीज हैं, वहाँ लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि वो क्वेश्चन करते हैं। आपने वो देखा होगा DHL का एक आया 1 माइल, लास्ट 1 माइल, तो लास्ट 1 माइल में क्या करते हैं वो बिजनेस एरियाज में, आपके मेन हब्स में अगर जाते हैं, या आपका जो डाउनटाउन होता है अगर उसमें डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो वहाँ उन्होंने साइकिल वैन्स बना ली हैं। पूरी वैन लेके नहीं जाते, एक तो रास्ते बच जाते हैं, छोटे छोटे वो उन्होंने बकेट्स के साथ साइकिल्स बना ली हैं, वो इको फ्रेंडली भी हैं, और वो पार्सल लेके पहुंचता है बिल्डिंग के पास और जाके वो कर देता है। ये केस स्टडी हम एक पढ़ रहे थे और मैं पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर हमने ये देखा FedEx है, DHL है, ये लोग हैं। तो ये आपकी इको फ्रेंडली है कि वो मतलब ठीक है, पूरी जर्नी है, पाकिस्तान से एक पार्सल जा रहा है अमेरिका में, ठीक है, या तो वो अगर पहुंचता है 5 दिन में, तो आखिरी 1 घंटा जो है ना वो ये कहते हैं यार इसको मैनुअल जाके पैदल जाके कर दो, उस साइकिल के थ्रू कर दो, या उन्होंने उन सिटीज के, जैसे चंडीगढ़ रोड है, अब चंडीगढ़ रोड पे एक बड़ा TCS का ट्रक आए, ठीक है, या छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिनको ह्यूमनली लोग कर रहे हो, और एक उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर बना दिया और उसके अंदर उन्होंने डंपिंग स्टेशन बना दिया। एक शाम के टाइम, रात के टाइम पार्सल्स आए, वहाँ डंप हो गए, और सुबह वो लोग आए साइकिल्स पे अपने अपने लेके निकल गए। तो उन्होंने टाइम को भी सेव किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को भी सेव किया, रश आवर्स में, बिजनेस में, बिजनेस एरियाज में, बिजनेस बेस और जो डाउनटाउन्स हैं वहाँ डिलीवरीज भी प्रॉपरली करी। तो मैं ये केस स्टडी पढ़ा था तो आई केम टू नो कि यार अच्छा ये इस तरह से भी इन्होंने इफेक्टेड, तो ये इस तरह से बहुत सारी चीजें, और नेशन में इटसेल्फ ये अवेयरनेस आ गई है कि वो अब क्वेश्चन करते हैं
अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से, अपने सर्विस प्रोवाइडर से, कंपनी से कि जी आप ये कर कैसे रहे। बैक एंड पे आप ऐसा तो नहीं है कि अगर पेपर प्रोडक्शन हो रही है तो आप बहुत सारे ट्रीज को जो है वो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपने अगर थोड़े से पॉश एरिया में चले जाएं, जैसे हमारे डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया में अगर आप चले जाएं, पढ़े लिखे इलाके में जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपने जो शॉपकीपर्स हैं उनसे इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप हमें प्लास्टिक बैग नहीं देंगे। तो इसका मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम रोल होता है कि एजुकेट करना। तो मैं तमाम प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करता हूँ कि जो भी इंडस्ट्री से लोग आ रहे होते हैं उनसे ये मैं पूछूं कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम कर रही है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मुझे एक मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। बोले। आप ट्रैफिक रूल्स आपको पता है, हमें सबको पता है, लाइसेंस होल्डर भी हैं हम सब, ठीक है। हम इन कराची की सड़कों पे गाड़ियां भी चलाते हैं, शहर फैसल पे आते हैं, खुद ब खुद ही बेल्ट लग जाती है, ठीक है। इवन पाकिस्तान से 2 घंटे की फ्लाइट पे हम दुबई जाते हैं तो बिल्कुल जो है ना हम जो है ना प्रॉपर ड्राइवर बन के सारे रूल एंड रेगुलेशन करते हैं। तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स भी बड़ी होती है। जैसे आपने कहा ना आपको अवेयरनेस है बट आप उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे नहीं करवा रहे, यू मेक श्योर कि जी मैं जिससे सर्विस ले रहा हूँ वो मुझे उस चीज़ पे कंप्लाइंट करे। आप अगर फार फ्लंग एरियाज में सिटी के आउटस्कर्ट्स में निकल जाएं, वहाँ लोग नहीं प्रैक्टिस करते क्योंकि वो अपने बेसिक मसलों से ही नहीं निकले हैं। ठीक है, सही। उसको पानी की फिक्र है, बिजली की फिक्र है, तो वो सस्टेनेबिलिटी और इन चीज़ों पे कहाँ सोचेगा यार। उसको तो ये फिक्र है कि रात में लाइट चली जाएगी और सुबह पानी पड़ना है और ऑफिस भी टाइम पे पहुँचना है। एक अकबर एक कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से जी? कराची जनाब टॉन। जी बोलिए सर। अच्छा, ये जनाब दोनों साहिबान को मेरी तरफ से खैर मौजूद है, लेकिन ये 2 चीजें मैं एक्सपोज करूँगा, टाइम के इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा, इजी नहीं लीजिएगा। द वर्ड फोकस इस्तेमाल करते हैं कि छोड़ना ही नहीं है, बस यही चीज लेनी है, बस कंसीडर करें। वो मीन्स एनिमी चीज। अब आप अपने बेटे को फोकस करेंगे, बेटे के साथ ही कोई दुश्मन फेस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज करते हो वर्ड का जरूर ख्याल करना चाहिए कि कौन सा वर्ड यूज होगा चाहिए, कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर। And if you will take environment, you are going to spoil your family. If you will take atmosphere, you are going to colonize your family. अच्छा, एक और अभी वर्ड यूज हुआ था आपकी गुफ्तगू में, माशाल्लाह बहुत ही असल में हैवी प्रोग्राम है ये। इसलिए जैसे सुनती रहती है आप लोगों को, उससे तो काम का ही नहीं है। ये मैनेजमेंट डायरेक्टर जो होते हैं, मैनेजमेंट के डायरेक्टर जो होते हैं और उनके करता लाइक ये प्रोग्राम है, तो वो लफ्ज मेरे ज़हन से निकल गया, मुझे याद आता तो मैं फिर कभी कॉल कर लूँगा। बहरहाल टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज करते हुए जरूर शेयर किया करें। शुक्रिया। ठीक है, जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अकबर, मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारा टाइम जो है ना वो ज़रा शॉर्ट हो रहा है और हमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है। ये बताइए क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किया है आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस फील्ड के अंदर, आपने क्या चैलेंजेस हैं, 1-2 कोई ज़रा बता दें आप, ज़रा चैलेंजेस क्या फेस किए अभी तक आपने। स्किल्ड जो है स्टाफ या स्किल्ड लेबर या स्किल्ड लोग जो हैं वो पहले आपको कम मिलते थे, ठीक है। अब ग्रेजुअली वो चीज़ें हो रही हैं। आपको अवेयरनेस के थोड़े इश्यूज चैलेंजेस थे, अंडरस्टैंडिंग के थे, लोग उस तरह से इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे एज ए सेपरेट फील्ड। सप्लाई चेन को, प्रोक्योरमेंट को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जो अब मिलनी शुरू हो गई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये चैलेंजेस हैं। प्लस ये कि टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, मुझे थोड़ी सी फिर जब आपने बात कर दी कि चैलेंजेस में एक बहुत अहम चैलेंज है आपका कि आपको स्किल्ड लोग नहीं मिलते, तो व्हाट आर दी स्किल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, या आप क्या ऐसी अपने अगर किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को या अपने टीम में किसी को लेना चाह रहे हैं,
तो आप उसके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप देखना चाहेंगे प्लीज? चंद अच्छा, जो मेरी नॉर्मली देखिए बात होती है, जैसे आपको तो पता ही है, हमारा ये शौक भी है, पैशन भी है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी पे भी हम लोग अमल करना शुरू हो गए हैं। अब उस एज में इस लेवल पे आ गए हैं कि कुछ ना कुछ तो सिखा सकते हैं, किसी को कुछ ना कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं अपने वीकेंड्स नॉर्मली कोशिश करता हूँ इसी तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रखूं, जैसे आपके पास आ गया, कहीं गैस स्पीकर दे देती है। मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए थैंक्स करूंगा अपनी वाइफ का कि वो मुझे जो है बिल्कुल इतना सपोर्ट करती है। मैं भी जो है मैं आपके बिहाफ पे भी मैं कह देता हूँ भाभी को कि बहुत शुक्रिया आपने इनको इजाजत दी यहाँ पे आने की। नहीं, इसके अलावा भी घर से हम सेमिनार कर रहे होते हैं, वेबिनार कर रहे होते हैं, या घर की कोई कमिटमेंट और उसके बीच में बाज़ दफ़ा वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो आई मीन रियली थैंक्स टू हर। नहीं बिल्कुल सपोर्ट करती हैं, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, फैमिली की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। डेफिनेटली। अगर आप कोई सोच रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ सोच रहे हैं कि आप अपनी जो है वो सोसाइटी को रिटर्न करें, तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देनी होती है। उसके बाद अगर वो आपको परमिशन देते हैं कि भाई अपना भी, असल में आप देखें ना सैटरडे संडे जो है भाई सोचने के लिए भी तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, और वो पीस ऑफ माइंड वही क्रिएट करके देती है आपको, वो एक्चुअली स्पेस देती है। बाकी सारी टेंशन है अपने एंड तक रोक के, घर की सारी चीजें। हम इसके ऊपर भी कोई प्रोग्राम कर सकते हैं इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, वाइफ को ट्रिब्यूट। नहीं, अभी मदर्स डे गया है, उसी को मैं उसको यूज करते हुए ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को, कि जी अगर वो हमें ये स्पेस ना दे तो हम इस तरह सोच के और ये सारी चीजें ना कर सके। अब मैं अगर वीकेंड्स पे कहीं जाता हूँ किसी गेस्ट स्पीकर सेशन के लिए, या किसी वैसे कोई नेटवर्किंग सेशन हमारा चल रहा होता है, मैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है सिप्स, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना, क्या है वो इंटरनेशनल, आपका क्या आपकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ के इस फील्ड में आया, तो जब मुझे मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला, आई वाज इन टेलेनोर एट दैट टाइम, बार्कलेज टेलेनोर, आई केम टू नो कि जी जो इंटरनेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस होते हैं उसमें सिप्स का एक बहुत बड़ा रोल है, अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। और भी सर्टिफिकेशन से मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं क्योंकि सिप्स से ज़्यादा हूँ, और इनका प्रॉपर एक पूरा डिग्री सिस्टम है। आई मीन अगर आप एक जूनियर प्रोफेशनल हैं, आप 2-3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, यू हैव डन योर MBA इन सप्लाई चेन, तो आप सिप्स की तरफ जा सकते हैं। सिप्स आपको 2 इयर्स की 3 इयर्स की वर्किंग की बेस पे एक वेवर देता है कि यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन टू द लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम एंट्री पॉइंट इज लेवल 4 है। तो आप विद द हेल्प ऑफ योर मतलब विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस और अपनी डिग्री आप डायरेक्टली लेवल 4 के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसमें आप कोर्सेज अटेम्प्ट करते हैं, साल में 2 दफ़ा उनके पेपर्स होते हैं, आप उनको ऑनलाइन पेपर्स देते हैं। सर्टिफिकेशंस आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। पहला सर्टिफिकेट होता है, फिर डिप्लोमा होता है। 4th ईयर इज योर सर्टिफिकेट, 5th ईयर इज योर डिप्लोमा, एंड 6th ईयर इज योर एडवांस डिप्लोमा। ठीक है। तो आई एम एसोसिएटेड विद सिप्स अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2018, और इसकी हमारी एक नेटवर्क है प्रोफेशनल का प्रोक्योरमेंट्स का, जिसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। कराची पाकिस्तान ब्रांच के, and probably you are heading that chapter, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये पाकिस्तान ब्रांच के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, एंड आई एम हेडिंग ऑन अ वॉलंटियर बेसिस कराची चैप्टर को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पूरी टीम है प्रोफेशनल्स की, उसमें मेरे डिप्टी हैं और दूसरे हैं, वाइस चेयर हैं, 5 लोग हैं, 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट प्रोफेशनल प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल विद देयर एक्सपर्टीज। तो हम मुख्तलिफ सेशंस कर रहे होते हैं, वेबिनार्स, सेमिनार्स, नेटवर्किंग मीटिंग्स, वीकेंड्स पे सोशल गैदरिंग, उससे हर तरह का ही बेनिफिट होता है। हम इंडस्ट्री के बारे में मालूम पता चलता है, हम लोग यंग प्रोफेशनल्स को गाइड कर सकते हैं, जॉब क्रिएशंस, जॉब की रेफरेंस, हर तरह से उसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अपने आप को जो आपने सवाल किया था कि जी कैसे वो कर सकते हैं, तो आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ प्लस एजुकेशन वाइज अपने ऊपर मेहनत करते रहें, अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। जैसे IT की फील्ड में हम कहते हैं कि जी कंटिन्यूसली आपने करना है। जैसे डॉक्टर्स हैं, वो कंटिन्यूसली सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज करते रहते हैं। ये नहीं कि एक डिग्री कर ली और उसके बाद
MBBS हो गया तो स्पेशलाइजेशन होती है उसके वो बाद। कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो अब जिस तरह से हर फील्ड में है तो इसमें सप्लाई चेन में भी आप कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, प्रोग्रेस करते रहें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहें। मैं अभी भी अगर पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें भी मेरी काफ़ी लर्निंग हो रही होती है। नहीं तो वीकेंड्स खाली होते हैं तो मैं खुद कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज। मुझे पता चल गया है कि आप कुछ पढ़ा भी रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे खबर मिल गई थी। तो थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएं ना, क्या मतलब अभी जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब पढ़ाने के लिए जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप क्या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इक्विप्ड हैं? क्या वो ऐसा सिलेबस उन्होंने बनाया हुआ है, कोर्स कंटेंट उन्होंने बनाया हुआ है कि वो जब बच्चा पढ़ के निकले तो आप उससे रेडी है, वो आप उसको ऑन बोर्ड ले लेंगे, या उसके पर थोड़ा सा ज़रा बात करेंगे? नहीं, देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है। अभी मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में इत्तेफाक हुआ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने एक फोकस ग्रुप किया और उसका मकसद यही था कि जो उनकी आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन है, जो कुरिकुलम है, उसके ऊपर फर्दर वो फोकस करें और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया सिप्स की एक पूरी हायरार्की है, कोर्स आउटलाइन है, तो हमने उस फोकस ग्रुप में मैंने यही सजेस्ट किया कि आप अपनी कोर्स आउटलाइन को इस तरह से अलाइन करें कि वो बच्चा जब पढ़ के निकले तो वो इंडस्ट्री से अलाइन हो। हमारे अंदर बड़ा गैप है, एकेडमिकली आप जो पढ़ रहे होते हैं और जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है ना, वो शौक उसको जब मिलता है बच्चे को, जब वो इंटर्नशिप के लिए जाता है या जब वो अपनी जॉब कहीं ज्वाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो उसका एक माइंडसेट अलग चल रहा होता है कि जी मैं, उसकी अपने गोल्स होते हैं, उसने अपनी हाई जो है ना एक्सपेक्टेशंस रखी हुई होती हैं कि जी मैंने MBA कर लिया, अब तो मैं डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर लगूंगा और मेरी इतनी सैलरी होगी और मैं डायरेक्ट MTO या MT प्रोग्राम्स में होगा। रियलिटी में हर कोई इतना लकी नहीं होता, तो हर कोई इतना लकी नहीं होता। तो आपके कोर्स आउटलाइन, अब मैं जो कोशिश कर रहा था SFC के वगैरह में, वो एक मिनट मैं कॉल ले लूं सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम जी अदा। घर में भूरा फकीर बात कर रहा हूँ। जी जी शक्कर रोड़ी से। जी जी साईं, हुकुम। आपको, आपके पूरे टीम को, तमाम खूबसूरत समाजों से अल्लाह पाक को खुश हो और आबाद रखे। और पाक आर्मी के जवान, नेवी के जवान, मिलिट्री के जवान, FC के जवान, पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान, सिंध पुलिस जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, खुश हो, आबाद रखे। मेहरबानी साईं, मेहरबानी। पता भूरा फकीर को भी बोला खुश रखे। कैसे वाला क्या कराची का हाल हवाल इधर तो तकरीबन गर्मी है तो कम 50 कराची का क्या हाल हवाल है? बाबा बहुत अच्छा मौसम है और बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप गौर से जरा सुनते रहे प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम वेरी नाइस, आपका कचेरी वेरी नाइस। हमारा खान बाबा है ना, खान बाबा हमको प्रोग्राम सुनाते हैं, कभी वाहिद भाई हैं, कभी अबू बकर भाई सुनाते हैं, कभी नाज़िम साहब है ना वो भी सुनाते हैं, उनका मेहरबानी है वो हमें प्रोग्राम सुनाते हैं। तो कहाँ कराची, कहाँ करोड़ी, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, खींचा खींचा लेके आता है। सर जी देखो ना, अगर हम यहाँ कपूर से रेडियो सुन रहे हैं, FM सुन रहे हैं, अपने खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, किसकी वजह से? पाक आर्मी की वजह से, रेंजर्स की वजह से, पुलिस की वजह से, नेवी की वजह से। क्योंकि पादरे पे कौन बैठा है मेरी जान? हमारे पाक आर्मी के जवान बैठे हैं ना। हम उनको खुश रखे, आबाद रखे, क्योंकि कोई करेंगे हम दुआएं देते रहेंगे, क्योंकि दुआ देने में खर्चा आता है, पर्चा कटता है। मौला सबको खुश रखे, आपके सिर्फ को मौला खुश रखे, आपकी फैमिली को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान पाक, आर्मी पाक, रेंजर्स पाक, एयरफोर्स पाक, नेवी पाक, मिलिट्री पाक, पुलिस पाक, बॉर्डर पुलिस, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अच्छा जी अकबर, हम कुछ बात कर रहे थे उसके हवाले से, करिकुलम के हवाले से बात करें। तो मैं आपको यही बता रहा था कि उस फोकस ग्रुप में हमने ये सजेशंस दी कि जी आप अपने जो करिकुलम और जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनको इंडस्ट्री से अलाइन करें। ठीक तो है? अभी इसको क्या कंडीशन क्या है? जैसे आपने अभी बताया कि 2 बिजनेस स्कूल्स के अंदर आपने विजिट किया एज अ करिकुलम एडवाइजर के तौर पे, गैप है। तो उसके लिए आपने क्या रिकमेंडेशन आपने दी? अगर आप इफ यू कैन मैंने जैसे कहा कि जी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि सिप्स की एक आउटलाइन है, अगर आप वो कोर्सेज, वो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर वो आप अपनी कोर्स आउटलाइन में ऐड कर लें, तो वंस अ पर्सन ग्रेजुएट फ्रॉम द बिजनेस स्कूल, तो वो MBA की डिग्री के साथ साथ जस्ट नीड टू अपीयर इन द एग्जाम्स और उसकी वो सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो और फिर प्लस ये कि उसको वो गैप फील नहीं होगा।
मतलब वो कोर्सेज पढ़ के जाएगा जो प्रैक्टिकली वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज, वो टर्मिनोलॉजीज उसको पता होंगी जो वहाँ पर यूज हो रही हैं, जो वहाँ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो प्रैक्टिस है। तो वो जाके अपने आप को शुरू में ना एलियन फील नहीं करेगा कि मैं कहाँ आ गया। वहाँ जो एक लैंग्वेज चल रही होती है ऑफिस की, एक माइंडसेट होता है, हाँ, तो वो उसमें जाके फौरन ही मिक्स हो जाएगा क्योंकि उसको वो चीज पीछे से पढ़ के आ रहा होगा। ग्रेट, लवली। अच्छा अकबर, हमारा प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आप एक एडवाइस न्यू जो बच्चे आना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर, प्रोक्योरमेंट के अंदर, कोई एडवाइस देना चाहें तो आप प्लीज़ दे सकते हैं। मेरी एडवाइस, खैर मैं अपने एक्सपीरियंस से बस यही कहूँगा कि मेहनत करें और अपनी जो है कोई यूएसपी क्रिएट करें, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपको डिफरेंट, जो आपको मुमताज़ करे दूसरों से। सप्लाई चेन मास्टर्स बहुत सारे होते हैं, हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर बिजनेस स्कूल से लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो आपका वो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, अपनी वो स्किल, अगर आपको लगता है कि मैं नंबर्स में बेहतर हूँ तो उस स्किल को पॉलिश करें और अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई क्रिएट करें, जिससे कोई एम्प्लॉयर मुझ जैसा, अगर मेरे पास बहुत सारे सीवीज आए तो मैं आपको उसमें से चूज कर सकूं, पिक कर सकूं। यूनिक सेलिंग पॉइंट, अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने बनाना है जी। अकबर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना हमें टाइम दिया और हमें गाइड किया। इसके साथ ही इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है नए मेहमानों के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।